दोस्तों सोचिए जरा, आप किसी देश से 3 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ी डील करने जा रहे हो। पैसा आपका हो, जरूरत आपकी हो, लेकिन आखिरी समय पर सामने वाला देश आपको कह दे कि विमान तो मिल जाएगा, मगर उसके अंदर क्या लगाना है और कैसे लगाना है उस पर पूरा कंट्रोल आपका नहीं होगा। बस यहीं से शुरू हुआ है भारत और फ्रांस के बीच नया विवाद, क्योंकि मामला सिर्फ राफेल खरीदने का नहीं है, मामला उस तकनीक का है जिसके बिना भारत अपनी कई स्वदेशी मिसाइलों और हथियारों को भविष्य में पूरी आजादी के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि जिस डील को लगभग तय माना जा रहा था, उसी डील पर अब नए सवाल उठने लगे हैं। दिलचस्प बात ये है कि इसी बीच रूस की एंट्री भी हो गई है और रूस ने ऐसा संकेत दिया है जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया है, क्योंकि जिस चीज को लेकर भारत और फ्रांस के बीच खींचतान की चर्चा हो रही है, उसी क्षेत्र में रूस खुद को कहीं ज्यादा खुला साझेदार दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि राफेल अच्छा विमान है या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत सिर्फ विमान खरीदेगा या फिर उसके साथ तकनीकी आजादी भी चाहता है। और अगर दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो भारत का अगला कदम क्या होगा। आखिर फ्रांस और भारत के बीच असली मतभेद क्या है, रूस ने ऐसा क्या ऑफर दिया है जिसकी चर्चा तेज हो गई है, और इस पूरे मामले का असर भारत की आने वाली रक्षा रणनीति पर कितना बड़ा पड़ सकता है। आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे दोनों चैनल नवदृष्टि और नवदृष्टि 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हम दोनों चैनलों पर अलग अलग कवर करते हैं। ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस न हो, दोनों चैनलों से जरूर जुड़िए। आपकी सुविधा के लिए हमने दोनों चैनलों के लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए हैं। खैर चलिए दोस्तों, वापस खबर पर आते हैं। अब यहाँ पर भारत का स्टैंड भी बिल्कुल साफ है। अगर भारत इतने लाख करोड़ रुपए खर्च करके राफेल खरीदता है तो फिर उसमें अपने हथियार लगाने की आजादी भी होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ विमान खरीदने की नहीं है। बात ये है कि युद्ध के समय वही फाइटर जेट सबसे ज्यादा काम आता है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। राफेल की क्षमता पर किसी को शक नहीं है, भारतीय वायुसेना इसका प्रदर्शन पहले भी देख चुकी है। लेकिन अगर भविष्य में उसी राफेल के अंदर भारत अपनी ब्रह्मोस, अस्त्र या रुद्रम जैसी मिसाइलें ही नहीं लगा पाए तो फिर स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे, और यहीं से पूरा मामला फंस गया है। फ्रांस इंटरफेस डॉक्यूमेंट शेयर करने को लेकर पूरी तरह सहज नहीं दिख रहा। फ्रांस का तर्क है कि अगर उसने ये तकनीकी जानकारी शेयर कर दी तो उसकी संवेदनशील टेक्नोलॉजी बाहर जा सकती है। उसे ये भी चिंता है कि कहीं ये जानकारी किसी न किसी तरीके से रूस तक न पहुंच जाए। लेकिन कई लोगों का मानना है कि कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक कारोबारी पहलू भी मौजूद है, क्योंकि फ्रांस चाहता है कि भारत सिर्फ राफेल ही न खरीदे, बल्कि आगे चलकर मेटियोर और स्कैल्प जैसी उसकी महंगी मिसाइलों पर भी निर्भर बना रहे। अगर भारत अपने हथियार आसानी से राफेल के साथ इंटीग्रेट करने लगेगा तो फिर फ्रांस की कंपनियों का एक बड़ा बाजार प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद मामला बार बार उसी जगह आकर रुक रहा है। इसी बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख भी फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने डेसॉल्ट एविएशन की सुविधाओं का दौरा किया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन खबरों के मुताबिक इंटरफेस डॉक्यूमेंट वाला मुद्दा अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। और तभी इस कहानी में रूस की एंट्री हो जाती है। जैसे ही ये चर्चा तेज हुई कि फ्रांस तकनीक को लेकर पूरी तरह खुलने को तैयार नहीं है, वैसे ही रूस ने एक बड़ा प्रस्ताव सामने रख दिया। रूस ने संकेत दिया कि वो भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट Su-57 देने के लिए तैयार है। लेकिन असली चर्चा विमान को लेकर नहीं हो रही, असली चर्चा उस तकनीक को लेकर हो रही है जिसकी बात रूस कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत के साथ Su-57 की महत्वपूर्ण तकनीक और सोर्स कोड शेयर करने की पेशकश भी कर रहा है। अब सोर्स कोड का मतलब समझिए। अगर किसी देश के पास ये एक्सेस हो तो वो अपने हिसाब से सिस्टम में बदलाव कर सकता है, अपने रडार जोड़ सकता है, अपने सॉफ्टवेयर जोड़ सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने हथियार इंटीग्रेट कर सकता है। यानी भविष्य में भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर स्वदेशी रडार सिस्टम तक कई चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। और यही वो बिंदु है जिसने पूरी बहस को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि एक तरफ राफेल है जो दुनिया के सबसे सफल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स में गिना जाता है, और दूसरी तरफ Su-57 है जिसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की श्रेणी में रखा जाता है। 5वीं पीढ़ी के विमानों की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्टेल्थ क्षमता होती है, यानी दुश्मन के रडार की नजर से बचकर ऑपरेशन करने की क्षमता। Su-57 को भी इसी सोच के साथ विकसित किया गया है। इसके कई हथियार विमान के अंदर रखे जाते हैं ताकि उसकी रडार सिग्नेचर कम बनी रहे। यही कारण है कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं माना जा रहा। इसके पीछे भारत की भविष्य की एयर पावर, तकनीकी स्वतंत्रता और रक्षा रणनीति जैसे
जैसे बड़े सवाल भी जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर रूस का ऑफर भारत के लिए इतना चर्चा में क्यों है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि समय भी है। क्योंकि एक तरफ हमारे कई पुराने फाइटर जेट्स धीरे धीरे सर्विस से बाहर हो रहे हैं और दूसरी तरफ नए स्क्वाड्रन की जरूरत लगातार बढ़ रही है। भारत अपना AMCA प्रोजेक्ट जरूर बना रहा है, लेकिन कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट रातों रात तैयार नहीं हो जाता। डिजाइन, टेस्टिंग, ट्रायल और फिर इंडक्शन, इस पूरी प्रक्रिया में अभी समय लगना तय है। यानी जब तक AMCA पूरी तरह तैयार होकर वायुसेना का हिस्सा बनता है, तब तक उस गैप को भरना भी जरूरी है। और यहीं पर Su-57 की चर्चा शुरू होती है, लेकिन सिर्फ विमान की वजह से नहीं, असली बात कुछ और है। भारतीय वायुसेना पिछले कई सालों से Su-30M के आई उड़ा रही है। 250 से ज्यादा सुखोई पहले से हमारे बेड़े का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि सुखोई प्लेटफॉर्म को संभालने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसका बड़ा हिस्सा भारत के पास पहले से मौजूद है। मेंटेनेंस की व्यवस्था है, स्पेयर सपोर्ट है, ट्रेन्ड इंजीनियर्स हैं और सबसे बड़ी बात, इस तकनीक के साथ काम करने का वर्षों का अनुभव भी है। यही वजह है कि रूस का प्रस्ताव कई लोगों को व्यवहारिक लग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने संकेत दिया है कि मौजूदा सुखोई इकोसिस्टम का इस्तेमाल आगे Su-57 के लिए भी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत को हर चीज शून्य से शुरू नहीं करनी पड़ेगी, यानी समय भी बचेगा और भारी निवेश की जरूरत भी कम हो सकती है। अब जरा दूसरी तरफ भी देखिए, फ्रांस के लिए ये स्थिति आसान नहीं है, क्योंकि अब तुलना सिर्फ 2 फाइटर जेट्स की नहीं हो रही। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन भारत को ज्यादा ऑपरेशनल आजादी देता है, कौन ज्यादा तकनीकी सहयोग देता है और कौन भारत की आत्मनिर्भरता की जरूरत को बेहतर तरीके से समझता है। इसीलिए रूस का ये ऑफर सामने आते ही डिफेंस सर्कल्स में इसकी चर्चा तेज हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक विमान बेचने का मामला नहीं है, ये भविष्य की साझेदारी, तकनीकी पहुँच और रणनीतिक भरोसे का भी सवाल बन चुका है। अब आगे फ्रांस क्या फैसला करता है और भारत किस दिशा में बढ़ता है, इस पर आने वाले समय में काफी कुछ निर्भर करेगा। अब अगर भारत के नजरिए से इस पूरे मामले को देखा जाए तो रूस के साथ हमारी पार्टनरशिप की सबसे बड़ी खासियत हमेशा एक ही रही है, और वो है टेक्नोलॉजी को लेकर खुलापन। क्योंकि इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं, रूस उन देशों में शामिल रहा है जिसने सिर्फ तैयार हथियार बेचने की जगह तकनीकी सहयोग पर भी जोर दिया है। ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक समय था जब ये सिर्फ भारत का प्रोजेक्ट माना जाता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि भारत उसी ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया के दूसरे देशों को बेचने की स्थिति में पहुंच चुका है। यही वजह है कि रूस के मौजूदा ऑफर को भी लोग गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि भारत सालों से पश्चिमी देशों से एक ही बात कहता आया है, सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, तकनीक भी चाहिए, सिर्फ तैयार सिस्टम नहीं चाहिए, लोकल प्रोडक्शन का अधिकार भी चाहिए, और सबसे जरूरी, भविष्य में अपने हिसाब से बदलाव करने की स्वतंत्रता भी चाहिए। यहीं पर आज दुनिया की 2 अलग अलग सोच आमने सामने दिखाई देती हैं। एक तरफ फ्रांस और कुछ पश्चिमी देश हैं जो अपनी संवेदनशील तकनीकों को सीमित दायरे में रखना चाहते हैं और तैयार प्रोडक्ट बेचने के मॉडल पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और शायद इसी वजह से वो तकनीकी सहयोग को लेकर ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। अब भारत के लिए ये मामला सिर्फ 114 फाइटर जेट खरीदने तक सीमित नहीं रह गया है। असल सवाल उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि जो फैसला आज लिया जाएगा उसका असर अगले 20 से 30 साल तक भारतीय वायुसेना की ताकत पर दिखाई देगा। भारत सिर्फ नए विमान नहीं चाहता, भारत ऐसी क्षमता चाहता है जिससे भविष्य में अपने सिस्टम खुद विकसित कर सके, उन्हें अपग्रेड कर सके और जरूरत पड़ने पर बिना किसी बाहरी मंजूरी के बदलाव भी कर सके। अगर आज तकनीक हासिल हो जाती है तो कल भारत को हर छोटे बड़े बदलाव के लिए किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पूरे घटनाक्रम को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि भारत इस समय काफी सोच समझकर और संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या भारत को तकनीकी ट्रांसफर के बिना इतनी बड़ी डील आगे बढ़ानी चाहिए या फिर अपनी शर्तों पर अड़े रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इन सारी खबरों पर आप लोगों के जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।